साथियों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार लोनिया केमिस्ट्री क्लासेज में सभी का स्वागत है। दोस्तों देखिए आज अपन ने GIOC जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री GIOC इस जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग एक आपका टॉपिक लगता है, चैप्टर लगता है। उस केमिकल बॉन्डिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोला जाता है दोस्तों डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, इस डाइपोल मोमेंट को करने जा रही है दोस्तों। डाइपोल मोमेंट का मतलब होता है आपका द्विध्रुवीय आघूर्ण। देखिए दोस्तों, आज की जो ये वीडियो क्लास है आपकी लंबी हो सकती है, क्योंकि यहां पर डाइपोल मोमेंट से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो अपन आज सब करने की कोशिश करेंगे जहां तक हो सकेगा। चलिए देखना दोस्तों, डाइपोल मोमेंट क्या होता है और किसके बारे में बताता है। तो डाइपोल मोमेंट जो होता है दोस्तों, ये अपने को जानकारी देता है किसी भी जो कोवलेंट कंपाउंड होता है उसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर की। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आपका जो सहसंयोजक यौगिक होता है उसमें प्रतिशत आयनिक जो लक्षण होते हैं उनके बारे में बताता है आपका डाइपोल मोमेंट। देखना, ये बताता है आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। आप बोल सकते हो इनकोवलेंट कंपाउंड, यानी कि कोई भी आपका जो सहसंयोजक यौगिक है वो क्या है, आयनिक लक्षण रखता है, उसके बारे में आपको बताता है डाइपोल मोमेंट। समझ गए मेरी बात को। चलिए दोस्तों देखना, अपने पास में क्या है, कोई मेरे पास में मान लो ये XY है कंपाउंड। इस XY कंपाउंड में दो प्रकार की कंडीशन हो सकती है। यदि ये आपका बनाए आयनिक बॉन्ड बनाए, दोस्तों क्या बनाए, आयनिक बॉन्ड बनाए। तो दोस्तों जब आयनिक बॉन्ड बनाता है तो क्या करते हैं अपन, ये X प्लस आपका और ये हो जाता है दोस्तों Y माइनस में। इसी प्रकार यदि ये XY कंपाउंड आपका रखता है कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्म में होता है, या ये क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, तो दोस्तों ये हो सकता है XY हो सकता है। और मैंने मान लो ये मान लिया लेट विद्युत ऋणता है यहां पर वो Y की ज्यादा है इस अक्ष की तुलना में। तो आपको पता है कि जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, वो इस Y एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। समझ गए, जिसके कारण क्या होगा दोस्तों, यहां पर डेल पॉजिटिव आएगा और यहां पर क्या आएगा दोस्तों, डेल नेगेटिव। इसका मतलब जिसकी विद्युत ऋणता कम होगी उस पर आंशिक आवेश आ जाएगा और धनावेश, और इस पर क्या आ जाएगा, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होगी दोस्तों उस पर आ जाएगा आपका आंशिक ऋणावेश। अब देखना ये डाइपोल मोमेंट होता क्या है। तो दोस्तों ये अपने को जानकारी देता है कोई भी जो आपका मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल पोलर है या आपका नॉन पोलर है। देखना दोस्तों, कोई भी मॉलिक्यूल है वो आपका पोलर है या नॉन पोलर है उसके बारे में बताता है। और डाइपोल मोमेंट को अपन प्रदर्शित करते हैं इसके द्वारा, इसको बोला जाता है दोस्तों म्यू। देखना दोस्तों, डाइपोल मोमेंट को अपन प्रदर्शित करते हैं इस म्यू के द्वारा। आई बात समझ में। आगे देखिए, जो डाइपोल मोमेंट है वो अपने को ये बताता है कि आपके पास में दिया गया जो मॉलिक्यूल है यदि वो पोलर है
और पोलर होने पर उसका जो मान आएगा म्यू का वो आएगा नॉट इक्वल टू 0 के बराबर। इसका मतलब इसके द्विध्रुव आघूर्ण का कुछ न कुछ मान होगा। और यदि दिया गया कंपाउंड आपका दोस्तों नॉन पोलर हो, यहां पर इसको बोल सकता हूं मैं, ये मॉलिक्यूल कैसा हो, पोलर मॉलिक्यूल हो, ध्रुवीय अणु हो, और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात हो गई, अध्रुवीय आपका कोई अणु, अध्रुवीय हो, उसमें पोलैरिटी किसी प्रकार की नहीं आ रही है, तो वहां पर म्यू का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब वहां पर डाइपोल मोमेंट होता है वो आपका शून्य होता है। चलिए दोस्तों, डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं तो आपका जो डाइपोल मोमेंट होता है वो एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब ये किस प्रकार की राशि होती है, एक सदिश राशि होती है। और आपको पता है सदिश राशि वो होती है जिसका परिणाम भी हो और परिमाण और उसकी दिशा क्या हो, दोनों हो दोस्तों, तो उसे क्या बोला जाता है, डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। चलिए, इसकी जो दिशा होती है डाइपोल मोमेंट की वो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर। इसकी जो दिशा होती है वो होती है दोस्तों लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की ओर होती है। यदि मान लो आपके पास में ये कोई ए है और यहां पर आपको दे दिया जाए कोई लोन पेयर, यदि लोन पेयर हो तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है दोस्तों वो होती है आपके एटम से लोन पेयर की ओर होती है। दोस्तों किस ओर होती है, किसी मॉलिक्यूल में लोन पेयर के होने पर डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो एटम से लोन पेयर की ओर होती है। चलिए दोस्तों, अब देखना डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं। डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए आपके पास में एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, और उसको बोला जाता है म्यू बराबर होता है आपका Q इंटू डी। म्यू बराबर क्या होता है आपका Q इंटू डी। दोस्तों जो डाइपोल मोमेंट होता है इसकी यूनिट होती है डी बाई, ये यूनिट है, इसकी प्रैक्टिकल यूनिट है। यदि प्रैक्टिकल रूप में यदि अपने को डाइपोल मोमेंट का मान ज्ञात करना है तो वो उसकी यूनिट क्या होती है दोस्तों, डी बाई, और उसको प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल डी के द्वारा। चलिए दोस्तों, फिर देखना, एक डी बाई का मतलब हो गया आपका 1 गुणा 10 की घात माइनस के 18 ESU इंटू सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका 1 डी बाई के बराबर, और ESU का मतलब होता है दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर विद्युत इकाई। चलिए दोस्तों, अब देखना म्यू क्या है। यहां पर म्यू जानते हो डाइपोल मोमेंट होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्यू आप जानते हो, क्यू होता है कोई आवेश है उसका सेपरेशन, आवेश का सेपरेशन, और डी होता है यहां पर दोस्तों डिस्टेंस या आपकी दूरी। चलिए अब बात करते हैं अपन, आपका जो डाइपोल मोमेंट है वो किन किन फैक्टर पर निर्भर करता है। चलिए, फैक्टर अफेक्टिंग डाइपोल मोमेंट। तो देखना दोस्तों,
डाइपोल मोमेंट आपका जिन जिन फैक्टर पर निर्भर करता है उनकी बात करेंगे। सबसे पहला बात करेंगे अपन ईएन। ईएन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है वो क्या है? आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब है किसी दिए गए मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी, समझ गए मेरी बात को, इसका मतलब डेल्टा ईएन का मान जितना ज्यादा होगा वहां पर आपका जो डाइपोल मोमेंट है या जिसको आप बोलते हो म्यू, वो क्या होगा? ज्यादा होगा। दूसरा फैक्टर निर्भर करता है चार्ज सेपरेशन पे दोस्तों। यदि चार्ज सेपरेशन है तो वहां भी म्यू का क्या होगा? मान ज्यादा होगा। और तीसरी बात करते हैं अपन, कोई भी जो मॉलिक्यूल आपको दे रखा है उस मॉलिक्यूल का 3D अरेंजमेंट देखा जाता है। उस मॉलिक्यूल का 3D अरेंजमेंट देखा जाता है दोस्तों। आई बात समझ में? तो इन फैक्टर पर क्या करता है आपका डाइपोल जो मोमेंट होता है वो निर्भर करता है। चलिए अब देखो, डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले मैंने एक क्लास ली थी, GIOC है। उस GIOC की क्लास में एक हाइब्रिडाइजेशन निकालने की बात की थी। वहां पर हाइब्रिडाइजेशन किसी भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसका कैसे निकालते हैं, तो उसका मैंने एक फॉर्मूला बताया था जनरल सा। दोबारा बता रहा हूं दोस्तों, यहां पर लिख रहा हूं, आपका होता है n बराबर v प्लस x प्लस माइनस c अपॉन 2। v क्या होता है? आपका वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। x होता है आपका यूनिवैलेंट एटम, एकल संयोजी परमाणु की संख्या, वो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकती है। और C होता है, इस पर चार्ज होता है दोस्तों। और N का मतलब होता है यदि मान 2 है तो संकरण क्या होगा? sp होगा। 3 होगा तो क्या होगा? sp2 होगा। 4 होगा तो क्या होगा दोस्तों? sp3 होगा। 5 होगा तो क्या होगा दोस्तों? sp3d होगा। ऐसे चला जाएगा अपने पास में। आई बात समझ में? चलिए दोस्तों अब बात करते हैं अपन डाइपोल मोमेंट निकालने की। देखना, जितने भी आपके होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, होमोडाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, इसका मतलब हुआ ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें जो परमाणु होते हैं वो आपके समान है, यानी कि सम द्विपरमाणुक अणु। दोस्तों जो समद्विपरमाणुक अणु होते हैं उन सब में डाइपोल मोमेंट का मान शून्य आता है। और जहां डाइपोल मोमेंट का मान शून्य आता है वहां आपका दिया गया मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। या कैसा होता है दोस्तों? दिया गया मॉलिक्यूल आपका अध्रुवीय होता है। बात करेंगे अपन, चलिए देखना, आपका H2 मॉलिक्यूल, इसके अलावा आपका Cl2 मॉलिक्यूल, आपका N2 मॉलिक्यूल, आपका Br2 मॉलिक्यूल, इनमें क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता है, जिसके कारण क्या करोगे दोस्तों? इन सब में क्या होगा? डाइपोल मोमेंट का जो मान निकल के आएगा वो 0 निकल के आएगा। आई बात समझ में? दूसरी बात, आपके जितने भी आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें एक ही प्रकार के एटम्स उपस्थित हो, चाहे तो वो सिंगल बॉन्ड वाले मान लो, चाहे आप क्या मान लो, डबल बॉन्ड वाले मान लो। समझ गए मेरी बात को? तो उनमें भी क्या होगा? डाइपोल मोमेंट दोस्तों क्या होगा? 0 होगा। और वो मॉलिक्यूल कैसे होंगे? आपके नॉन पोलर या अध्रुवीय होंगे। देखिए दोस्तों, जैसे आप CH4 जानते हो, इसकी शेप की बात करते हो आप, टेट्राहेड्रल होती है। CCl4 जानते हो, समझ गए? इसके अलावा आपका CO2 होता है,
इसके अलावा आपके जितने भी ऐसे कंपाउंड्स जो आइडेंटिकल ज्योमेट्री रखते हैं, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल होते हैं, यानी उनमें क्या होता है, आपके जितने जो बॉन्ड पेयर होते हैं सबकी जो अरेंजमेंट होती है वो समान होती है, उनका इन्वायरमेंट यदि समान हो तो वहां पर जो डाइपोल मोमेंट का मान निकल के आएगा वो म्यू बराबर 0 निकल के आएगा। और ऐसे मॉलिक्यूल आपके होते हैं दोस्तों नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। आई बात समझ में? चलिए दोस्तों आगे देखना, अब अपन बात करते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स की। ये तो आपकी हो गई होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब अपन बात करते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये तो थे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, या उनको आप बोल सकते हो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, विषम परमाणुक अणु। चलिए अपन बात करेंगे हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये आपके हो सकते हैं, इनको बोल सकते हो आप पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जिनमें क्या हो दो या दो से ज्यादा परमाणु उपस्थित हो दोस्तों, उनकी अपन क्या कर रहे हैं यहां पर बात कर रहे हैं पॉली एटॉमिक आपके मॉलिक्यूल्स। समझ गए ना? चलिए यहां पर लिख दूंगा मैं बहुपरमाणविक। चलिए दोस्तों देखना दोस्तों, यदि मेरे पास में कोई Ab2 टाइप का कोई मॉलिक्यूल दे रखा हो तो वहां पर क्या है एग्जाम्पल करते हैं। देखना दोस्तों, जैसे ये आपका है CO2। अब मैंने एक बात बोली थी आपको कि डाइपोल मोमेंट की जो दिशा होती है, जो डायरेक्शन होती है, वो हमेशा क्या होती है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की ओर होती है। क्या करोगे, ये और ये ऐसे। आई बात समझ में? इसका मतलब इन दोनों का डाइपोल मोमेंट देखो μ1 और ये मैंने क्या माना μ2, नष्ट हो रहा है। क्या डायरेक्शन क्या है इनकी विपरीत है, इसलिए यहां पर जो आपका क्या आएगा निकल के म्यू का मान दोस्तों क्या आएगा निकल के 0 आएगा। और म्यू बराबर 0, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, म्यू बराबर 0 आने पर ये कैसा मॉलिक्यूल है दोस्तों, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। आई बात समझ में? इसी प्रकार आप मान सकते हो BeCl2 मॉलिक्यूल की बात करेंगे अपन। यहां पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी और इधर क्या होगी, इस तरफ होगी। क्या होगा दोस्तों, यहां ये μ1 है और ये आपका क्या है, आपका μ2 है, तो यहां भी म्यू बराबर क्या निकल के आएगा 0। और ये जो म्यू की बात कर रहा हूं ना मैं नेट की बात कर रहा हूं उस मॉलिक्यूल की। म्यू नेट निकाला जाएगा, पूरे मॉलिक्यूल का नेट वैल्यू निकालोगे आप, और वो क्या होगा दोस्तों, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। आई बात समझ में? इसी प्रकार जैसे ये कंपाउंड है आपका COS, क्या करोगे, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड S। अब देखना दोस्तों, कार्बन और ऑक्सीजन डायरेक्शन इधर होगी, और यहां पर देखना सल्फर, इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की तुलना में क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन यहां पर ये नष्ट नहीं कर पाएगा। समझ गए मेरी बात को? इसलिए क्या होगा यहां पर म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। और कैसा मॉलिक्यूल होगा ये दोस्तों, ये आपका हो जाएगा पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए अब देखना, जैसे आपका मॉलिक्यूल दे रखा हो Ab3 प्रकार का दे रखा हो, Ab3 टाइप का यदि आपको मॉलिक्यूल दे रखा हो, और यदि आपको वहां दोस्तों डाइपोल मोमेंट का मान ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, यदि दिया गया आपका मॉलिक्यूल हो Ab3 टाइप का, समझ गए मेरी बात को? देखना, जैसे लाइकेज BF3 BCl3 BBr3 और आपका Bi3। चलिए देखना क्या करोगे, BF3, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। N बराबर
बोरॉन फैमिली, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो, एक बार बता रहा हूं 1s2 2s2। अब देखो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो बोरॉन कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है, तो लास्ट में क्या आएगा 2s बनाएगा दोस्तों। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 3 हुए। चलिए अब 3 हुए तो यहां पर क्या कर दोगे आप, आपको पता है यहां पर आप निकालोगे इसका हाइब्रिडाइजेशन है तो निकल का कितना आएगा दोस्तों, sp2 निकल के आएगा। अब sp2 होता है, इसका मतलब इसकी शेप क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। आई बात समझ में, ट्राइगोनल प्लेनर शेप होती है तो लाइक एज बी, अक्स अक्स और ये आपके अक्स। अब अक्स बराबर आपका यहाँ क्या हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आपका आयोडीन हो सकता है दोस्तों। चलिए देखना अक्स क्या है, यहाँ पर अक्स एक प्रकार का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जानते हो, क्योंकि हेलोजन की विद्युत ऋणता क्या है यहाँ पर ज्यादा है। अब लाइक एज BF3 की बात करें अपन, समझ गए, तो क्या करिए यहां पर जैसे मान लो ये हो BF3, मॉलिक्यूल ऊपर वाला भी ले सकते हो आप, ये ले सकते हो। दिशा की बात करेंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर होगी, इधर से इधर की ओर और इसमें इधर से इधर की ओर और इसमें इधर से इधर की ओर। अब देखना ये आपका हो गया μ1, ये आपका हो गया μ2 और ये आपका क्या हो गया दोस्तों μ3। आई बात समझ में। अब क्या है, इनका जो परिणामी आएगा वो इस दिशा में आएगा, म्यूनेट, पता है आपको, जबकि आपको पता है कि ये मॉलिक्यूल कैसा है, इसमें जो सभी बॉन्ड है वो सिमेट्रिक है, इसलिए ये एक प्रकार का आपका आइडेंटिकल मॉलिक्यूल होता है। और म्यू बराबर क्या आएगा दोस्तों, यहां पर 0 निकल के आएगा। आई बात समझ में, और म्यू बराबर 0, इसका मतलब आप BF3 के समान जितने भी कंपाउंड्स देखोगे वहां पर म्यू का मान आपका निकल के आएगा 0। और जहां म्यू का मान 0 निकल के आता है तो दिया गया जो मॉलिक्यूल होता है दोस्तों वो आपका क्या होगा, नॉन पोलर होगा। चलिए अब अपन बात करते हैं इससे आगे की। देखो लाइक एज BF3 मॉलिक्यूल की बात करूंगा मैं। अभी अपने BF3 मॉलिक्यूल में देखा कि BF3 जो मॉलिक्यूल आपको दे रखा होता है उसमें क्या होगा, म्यू का मान यहां पर 0 होता है। चलिए AB3 टाइप का मॉलिक्यूल ही अभी देखना दोस्तों क्या है, ये कोई मॉलिक्यूल आपको दे रखा है, बेंजीन रिंग दे रखी है, यहां क्लोरीन एटम जोड़ रखा है, यहां क्लोरीन एटम जोड़ रखा है और यहां आपका क्लोरीन एटम जोड़ रखा है। चलिए आपको इसका डाइपोल मोमेंट बताना है कि दिया गया कंपाउंड आपका पोलर है या नॉन पोलर है। देखना आप मेरे को एक बात बताओ, आपको ऐसे देखने पर कुछ समझ में आ रही है क्या बात? बिल्कुल आ रही है। क्या आ रही है? तो देखो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल प्लेनर हो रही है क्या, लाइक एज BF3 हो रही है क्या, और लाइक एज BF3 हो रही है, इसका मतलब दोस्तों यहां पर इस मॉलिक्यूल का जो म्यूनेट निकल के आएगा वो क्या आएगा, 0 होगा। आई बात समझ में, और यहां पर 0 होगा तो आप क्या कर दोगे, 0 होने पर दिया गया मॉलिक्यूल आपका कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं अपन इससे आगे की। अपने पास में कोई AB4 प्रकार का कोई मॉलिक्यूल दे रखा हो, देखना पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। कोई मॉलिक्यूल दे रखा हो अपने पास में AB4 टाइप का, मान लो कोई दिया गया कंपाउंड आपका आइडेंटिकल हो, उन्हीं की बात कर रहा हूं अभी मैं एक बार में। आइडेंटिकल मतलब आपका CH4 जानते हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसी प्रकार SiCl4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और आपको पता है टेट्राहेड्रल होता है। इसका मतलब क्या होगा,
टेट्राहेड्रल होने पर आइडेंटिकल है, सिमेट्रिक है, इसका मतलब म्यू का मान क्या आएगा दोस्तों? 0 आएगा। आई बात समझ में? म्यू का मान यहां 0 आया तो दिया गया आपका ये कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। चलिए इसी प्रकार AB5 मॉलिक्यूल की बात करते हैं अपन। AB5 टाइप जानते हो आप, जैसे लाइक एज PCl5। PCl5 जो मॉलिक्यूल होता है उसकी जो शेप होती है वो होती है ट्राइगोनल बाई पायरामिडल होती है। चलिए ये आपका है PCl5। N का मान निकालोगे आप तो आपको पता है कितना आएगा? 5 आएगा। इसका मतलब इसमें क्या होंगे? N का मान 5 निकल के आएगा तो पांचों क्या होंगे? बॉन्ड पेयर इसमें 5 होंगे और इसमें जो लोन पेयर होंगे वो आपके क्या होंगे दोस्तों? 0 होंगे। इसकी शेप बनाते हो आप, कैसी बनती है? यहाँ आपका क्या होता है? P होता है, यहाँ Cl मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल में लगे हुए होते हैं और यहाँ Cl होता है और यहाँ क्या होता है दोस्तों? Cl होता है। ये जो मॉलिक्यूल होता है ये आपका क्या होता है? एक प्लेन में लाई करता है और प्लेन में लाई करने के कारण देखो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये तीनों एटम क्लोरीन वाले किसी फॉस्फोरस के साथ जुड़े तीनों क्लोरीन एटम है। ये बताओ लाइक एज BF3 है या नहीं है? तो दोस्तों ये BF3 के समान है। आई बात समझ में? चलिए और ये देखना दोनों इनकी बात करेंगे अपन। इनकी बात करोगे तो डाइपोल मोमेंट की दिशा इस तरफ और इधर डाइपोल मोमेंट की दिशा इस तरफ, मतलब ये ऐसे है। अब क्या हो जाएगा निकल के? म्यू का मान यहाँ क्या आएगा दोस्तों? 0 आएगा और 0 आने पर दिया गया मॉलिक्यूल यहाँ भी क्या होगा? ये आपका नॉन पोलर होगा। आई बात समझ में? चलिए अब मान लो कोई दिया गया कंपाउंड्स आपका हो दोस्तों PCl3F2 हो, तो देखना एक रूल होता है बेंट रूल। बेंट रूल जानते हो? बेंट रूल अपनी को यह सिखाता है कि यदि आपके पास में किसी मॉलिक्यूल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो तो वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अधिक विद्युत ऋणी परमाणु हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन की तुलना में एक्सियल पोजीशन पर जाता है। इसका मतलब क्या हो? वहां पर आपका प्रतिकर्षण क्या हो जाए? न्यूनतम हो जाए और मॉलिक्यूल को क्या प्रदान हो जाए? स्टेबिलिटी प्रदान हो जाए। चलिए बेंट रूल के हिसाब से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन वो कहां जाएगा? यहां आएगा और इधर भी वो यहां आएगा। आई बात समझ में दोस्तों? तो यहां भी आपको पता है लाइक एज ये तो BF3 की बात ही होगा, प्लेन में लाइक कर रहे हैं और यहां पर म्यू बराबर 0 आ जाएगा और मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? आपका नॉन पोलर हो जाएगा। ये एक बार कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए आगे देखना। अब अपन बात करते हैं AB6 टाइप है इस प्रकार के मॉलिक्यूल की। देखिए AB6 टाइप देखना दोस्तों, जैसे आप जानते हो AB6 टाइप है, इसका एग्जाम्पल होता है जैसे SF6। हाइब्रिडाइजेशन आप निकालोगे तो आपके पास में हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगा N बराबर sp3d2। आई बात समझ में? शेप कैसी होगी दोस्तों? आपको पता है शेप इसकी होती है ऑक्टाहेड्रल, अष्टफल की। और किसी ज्योमेट्री में लोन पेयर आ जाते हैं, मान लो 6 एटम जुड़े हुए हैं और एक लोन पेयर आ जाए तो उसकी जो शेप होती है वो हो जाती है दोस्तों डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, विकृत अष्टफलकीय। लेकिन यहां पर ये कैसा होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा। चलिए दोस्तों ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होता है? आई बात समझ में? चलिए देखना दोस्तों, तो ऑक्टाहेड्रल जो आपकी ये शेप है, ज्योमेट्री है, उसको बता रहा हूं मैं। इसमें क्या होता है, जैसे ये आपका कोई ये प्लेन होता है
दोबारा देखना, ये कोई आपका प्लेन होता है, समझ गए मेरी बात को। चलिए, तो एक एटम यहां आ गया, दूसरा यहां आ गया, तीसरा यहां आ गया और चौथा यहां हो गया, और बाकी के दो जो बचे हुए एटम है वो यहां लाई करेंगे। दोबारा बता रहा हूं, जो आपकी ऑक्टाहेड्रल शेप होती है वो इस प्रकार होती है, देखना दोस्तों, हो गई। फिर क्या होते हैं, दो एटम होते हैं आपके, वो ऐसे लगे हुए होते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप में। तो यहां पर फ्लोरीन हो गया, यहां फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन एटम और यहां फ्लोरीन एटम। अपन जानते हैं कि जो फ्लोरीन एटम होता है वो क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो क्या होगा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, इसकी इस तरफ, इसकी इस तरफ। इसका मतलब यहां म्यू का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसकी दिशा इस तरफ, इसकी दिशा इस तरफ। इसका मतलब यहां भी डाइपोल मोमेंट का मान क्या होगा, 0 होगा। इसमें देखना दोस्तों, यहां भी क्या होगा, डाइपोल मोमेंट का मान 0 होगा। और इधर देखा आपने तो यहां भी डाइपोल मोमेंट का मान निकल के क्या आया दोस्तों, 0 आया। आई बात समझ में। तो आपने क्या निकाला निष्कर्ष, μs(6) बराबर क्या निकला आपका, 0 निकला। और इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब आपने ये निकाला कि दिया गया मॉलिक्यूल आपका कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। चलिए दोस्तों, यहां तक तो ये बात की अपन ने आइडेंटिकल मॉलिक्यूल की। अब देखो, किसी मॉलिक्यूल में मान लो लोन पेयर हो तो 90% संभावना होती है कि वो दिया गया मॉलिक्यूल कैसा हो, पोलर हो, और उसमें जो म्यू का मान होता है वो 0 के बराबर नहीं होता। इसका मतलब वहां पर उसका डाइपोल मोमेंट का जो मान होता है वो कुछ ना कुछ निकल के आता है। समझ गए मेरी बात को। तो ध्यान रखना, जैसे यहां पर ये लोन पेयर दे रखा है आपको, आई बात समझ में। तो मैंने बताया था कि यदि आपके पास में लोन पेयर दिया हुआ हो तो डाइपोल मोमेंट की दिशा होती है हमेशा एटम टू लोन पेयर, दिशा यहां हो जाएगी। इसका मतलब देखो, एक तरफ जा रहा है डाइपोल मोमेंट, तो बताओ मेरे को मॉलिक्यूल में पोलैरिटी आ रही है क्या, बिल्कुल आ रही है। तो मॉलिक्यूल में द्विध्रुवणता उत्पन्न हो रही है। इसका मतलब दिया गया जो मॉलिक्यूल है वो आपका क्या होगा, दिया गया मॉलिक्यूल जिस पर क्या उपस्थित है, लोन पेयर उपस्थित है, वहां पर इसका मान क्या नहीं होगा दोस्तों, म्यू का मान 0 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब म्यू लोन पेयर इज नॉट इक्वल टू 0। दिया गया मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा दोस्तों, दिया गया मॉलिक्यूल आपका क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। समझ गए। चलिए बात करते हैं, जैसे इस प्रकार आपके अरेंज हो लोन पेयर, यहां अरेंज हो और यहां अरेंज हो। यहां पर क्या आएगा, एटम टू लोन पेयर, एटम टू लोन पेयर। इसका मतलब कैंसल आउट कर देंगे डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को, तो म्यू बराबर क्या निकल के आएगा दोस्तों, 0 निकल के आएगा। म्यू बराबर आपका 0 निकल के आया। इसका मतलब यहां पर ये मॉलिक्यूल कैसा होगा दोस्तों, नॉन पोलर होगा। और वैसे भी कर सकते हो, ये आइडेंटिकल शेप हुई या नहीं हुई। चलिए, इस प्रकार का कोई मॉलिक्यूल दे रखा हो आपको, चलिए ये भी आइडेंटिकल शेप हुई या नहीं हुई, लाइक एज BF3 मान सकते हो, क्योंकि मैंने कहा कि सराउंडिंग एटम है वो क्या होने चाहिए, आपके सेम होने चाहिए। इसका मतलब वहां लोन पेयर भी हो सकता है और वहां क्या हो सकता है, बॉन्ड पेयर भी हो सकता है। सराउंडिंग एटम्स का जो एनवायरनमेंट इसको मिल रहा है वो क्या हो रहा है दोस्तों, से मिल रहा है। इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, म्यू का मान 0 हो जाएगा और दिया गया मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। आई बात समझ में। चलिए दोस्तों, अब देखो दोस्तों, अभी मैंने एक लाइन बोली थी आपको पीछे कि लोन पेयर के कारण उसकी क्या हो जाती है, जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, वो इंक्रीमेंट हो जाता है, आपका डाइपोल मोमेंट बढ़ जाता है। देखना दोस्तों, अपन बात करते हैं, एक मेरे पास में SO3 मॉलिक्यूल दे रखा है
और एक मेरे पास में SO2 मॉलिक्यूल दे रखा है। समझ गए दोस्तों? चलिए SO3 और SO2 हाइब्रिडाइजेशन आप निकालोगे, ऑक्सीजन फैमिली में आता है। आई बात समझ में? तो क्या लिख दोगे? यहां पर देखना, वैलेंस शेल में ऑक्सीजन के पास में जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने क्या होंगे? सल्फर के पास में होंगे। और सल्फर के पास में कितने होंगे दोस्तों? 6 होंगे। इसका मतलब क्या कर दोगे? sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। तो यहां पर आपका क्या हुआ? चलिए, सराउंडिंग एटम सेम है क्या? बिल्कुल सेम है। चलिए, सराउंडिंग एटम सेम है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल की भांति लाई कर रहा है क्या गिवन मॉलिक्यूल? बिल्कुल कर रहा है। म्यू बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों? म्यू बराबर SO3 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और कैसा कंपाउंड है दोस्तों? नॉन पोलर। आई बात समझ में? SO2 की बात करते हो, SO2 में क्या होगा? देखा आपने, एक क्या हो गया इसमें? लोन पेयर हो गया। अब देखना, इसके कारण दिशा इस तरफ, इसके कारण डाइपोल मोमेंट की दिशा इस तरफ। यहां क्या होगा दोस्तों? डायरेक्शन ऊपर। लेकिन यहां पर ये कैंसल आउट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा? म्यू जो आपको दे रखा है SO2, यहां डाइपोल मोमेंट का मान कतई 0 नहीं आएगा। और दिया गया मॉलिक्यूल कैसा होगा? पोलर होगा। समझ गए मेरी बात को? चलिए दोस्तों, यहां इतना समझ गए तो अब आगे चलते हैं। अब देखना दोस्तों क्या होता है। जो आपका मॉलिक्यूल है जिसमें बॉन्ड एंगल आपके पास में बन रहे हो, तो वहां पर आपको एक चीज ध्यान में रखना, डाइपोल मोमेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा थीटा की, बॉन्ड एंगल की। थीटा क्या है? बॉन्ड एंगल। इसका मतलब किसी मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा उसका डाइपोल मोमेंट उतना ही कम होगा। इसका रिवर्स में ये से बोल सकता हूं कि किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल जितना कम होगा उस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट उतना ही अधिक होगा। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है मैंने कि आपके पास में कोई Ab2 मॉलिक्यूल दे रखा है और उसके आपको जो बॉन्ड एंगल है वो गिवन है, दिए हुए है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से इन विच हैविंग मोस्ट या हाईली म्यू। इसका मतलब इनमें से कौन सा क्या होगा? डाइपोल मोमेंट किस मॉलिक्यूल का ज्यादा होगा। चलिए Ab2 मॉलिक्यूल है, इसका थीटा आपको एक दे दिया 120 डिग्री, दूसरा आपको थीटा दे दिया 30 डिग्री, तीसरा आपको थीटा दे दिया 180 डिग्री और आपको थीटा यहां पर दे दिया मान लो 90 डिग्री। चलिए बताइए, देखो अपनी बात स्पष्ट हो रही है कि बॉन्ड एंगल का मान जितना कम होगा म्यू का मान वहां क्या होगा दोस्तों? उतना ही अधिक होगा। इसका मतलब क्या निकाला आपने? यहां पर थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? 30 डिग्री। इसका मतलब इसमें मैक्सिमम क्या होगा आपका? म्यू का मान होगा। तो यहां पर ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो भी क्या करता है? इसको इफेक्ट करता है। चलिए दोस्तों अब अपन आगे बात करते हैं। इतनी बात की अपन ने, आगे देखना। कुछ मॉलिक्यूल्स दे रहा हूं मैं आपको और आपको अरेंज करना है उनको डाइपोल मोमेंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मैं लिख रहा हूं अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर of
डाइपोल मोमेंट। चलिए दोस्तों, कुछ मॉलिक्यूल्स आपको दिए हैं और वहां पर आपको बताना है कि किसका सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। चलिए देखना दोस्तों, ये है मेरे पास में 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। इसी प्रकार ये है 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन और ये है दोस्तों आपकी 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। चलिए दोस्तों देखना, एक ये और आपका एक ये हो गया। वीडियो को पॉज कीजिए और मेरे को आंसर बताइए। कर लिया? चलिए देखना, ये जो बॉन्ड एंगल आपको दिखाई दे रहा है ये कितना है? थीटा 60 डिग्री है। इधर आप बॉन्ड एंगल देखोगे, ये कितना है बॉन्ड एंगल आपका? 120 डिग्री है। और यहां पर आपको पता ही है थीटा कितना है? 180 डिग्री है। लेकिन ध्यान रखना, यहां पर तो आपको वैसे ही पता है कि मॉलिक्यूल में है डाइपोल मोमेंट की दिशा एक दूसरे के विपरीत आ गई। इसका मतलब म्यू का मान क्या हो गया दोस्तों? यहां 0 हो गया। समझ गए ना? तो लास्ट में तो इसका आएगा। फिर मैंने एक बात बोली थी कि म्यू व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? थीटा की। जिसके लिए थीटा जितना ज्यादा होगा उसके लिए म्यू का मान उतना ही कम हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या निकाला आपने? 1 नंबर पे ही आएगा। समझ गए ना? मैक्सिमम किसका होगा उसकी बात करें तो वहां तो 0 होगा। समझ गए ना? 1 फिर 2 फिर आपका 3। आई बात समझ में? चलो इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं और इसी क्वेश्चन को मैंने चेंज किया और अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि इनमें से आपको बताना है नॉन पोलर मॉलिक्यूल कौन कौन से है। इसी क्वेश्चन को मैंने चेंज कर दिया और आपको बताना है, फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट इन विच गिवन कंपाउंड्स। आपको बताना है नॉन पोलर कौन से है। और उसमें दोस्तों मैंने एक एग्जांपल और ऐड कर दिया, ये। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और मेरे को आंसर बताइए कि इनमें से नॉन पोलर कौन से। हो गया? चलिए देखो, कर लिया होगा। उसका तो मैंने बता रहा कि आपको पहले इसका बताना है। क्या निकाला? चलिए कईयों ने निकाल दिया शायद नॉन पोलर। मेरे हिसाब से जिन्होंने नॉन पोलर निकाला है इसका आंसर वो एक बार दोबारा ट्राई करे। इस रिंग में कुछ लगा हुआ नहीं है, ध्यान रखना मेरी बात को। वीडियो को पॉज कीजिए और दोबारा ट्राई कीजिए आप कि ये नॉन पोलर होगा कि आपका पोलर होगा, क्योंकि ये तो आपको पता है और आपको इनमें से छांटना है। आपके ऑप्शन है वो मोर देन 1 करेक्ट हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकते हैं यहां पर। चलिए आ जाओ इधर। ये तो पता है आपको कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। म्यू बराबर क्या होगा दोस्तों? 0 होगा। यहां पर पोलैरिटी आती है, एक ही डायरेक्शन ये, एक ही डायरेक्शन ये। यहां इसका मतलब म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, जानते हो। और यहां पर क्या होता है आपका म्यू, यहां भी क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा? पोलर। मॉलिक्यूल कैसा? पोलर। इस मॉलिक्यूल की बात की मैंने तो किसी को तो क्वेश्चन तो इसी को बेस मानते हुए दिया था ना दोस्तों। ये चीज आपको दिखाई दे रही है क्या? ये साइक्लोहेक्सेन नहीं है क्या? और मैंने क्या किया है? हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन एटम ही तो जोड़ा है और क्या किया है?
आ रही है मेरी बात समझ में? तो आप जानते हो साइक्लोहेक्सेन के जो कन्फर्मर आइसोमर होते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर जानते हो आप कौन कौन से होते हैं? एक तो चेयर फॉर्म होता है और एक आपका दोस्तों होता है बोट फॉर्म। आई बात समझ में? तो चेयर फॉर्म जो होती है उसमें क्या होगा, एक एटम आपका यहां होगा, एक एटम यहां होगा, एक ही डायरेक्शन ये होगी, एक ही डायरेक्शन ये होगी। ऐसे डायरेक्शन होगी क्या? कतई नहीं होगी। इसका मतलब यहां क्या आएगी, पोलैरिटी आएगी। और उसमें देखा आपने बोट फॉर्म में ऐसे होते हैं, बोट फॉर्म में। आई बात समझ में? तो वहां पर आपका जो मॉलिक्यूल होता है वो कैसा होगा दोस्तों, पोलर मॉलिक्यूल होता है। आई बात समझ में? तो ये एग्जांपल ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि इनमें से दिया गया कंपाउंड नॉन पोलर है या पोलर है। आई बात समझ में? चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आपको उनमें बताना है कि पोलर कौन से है और नॉन पोलर कौन से है। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए, लिखिए क्वेश्चन, क्लासिफाइड द मॉलिक्यूल्स इनटू पोलर एंड नॉन पोलर। क्लासिफाइड करना है आपको द molecules into polar and non-polar में, यानी आपको ध्रुवीय अणु में और अध्रुवीय अणु में मॉलिक्यूल्स है उनको अरेंज करना है। चलिए मैं लिख रहा हूं XeO3, दूसरा XeO2 F4, तीसरा F6, चौथा COCl2, पांचवा हो जाएगा आपका F2, छठवा हो जाएगा आपका NH3, सातवां हो जाएगा आपका NF3, आठवां हो जाएगा आपका SO3, नवा मॉलिक्यूल आपका हो जाएगा टर्मिनल एल्काइन हो जाएगा, 10वां मॉलिक्यूल आपका हो जाएगा कोई एसिडिक एल्काइन है जिसका एक हाइड्रोजन है वो रिप्लेसमेंट हो सकता है, 11वां हो जाएगा SeO3, 12वां आपका हो जाएगा CCl4, 13वां आपका हो जाएगा SiCl4, 14वां आपका हो जाएगा दोस्तों पैराक्लोरोडाइबेजिन, 15वां आपका हो जाएगा पेरा है, यहां पर पेरा नहीं है, ध्यान रखना, यहां पर क्या है 1,4 है, उस पर क्या लगाए हुए आपके साइक्लोहेक्सेन है। इसके अलावा आपका 16वां मॉलिक्यूल हो जाएगा ClF3। चलिए दोस्तों, इन 16 मॉलिक्यूल में आपको क्या करना है, आपको बताना है कि दिया गया मॉलिक्यूल आपका पोलर है या आपका दिया गया मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। और एक एग्जांपल और लिख लीजिए आप, आपका बेंजीन और आपका नेप्थेलीन, इसके अलावा आपका डाइफेनिल। चलिए दोस्तों 19 हो गए। अब आपको इनमें बताना है कि कौन से तो मॉलिक्यूल पोलर होते हैं और कौन से मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। एक बार सभी आप वीडियो को पॉज कीजिए और मेरे को क्वेश्चन का आंसर आप करके बताओगे। चलिए कीजिए। कर लिया? चलो देखो दोस्तों, आंसर का मिलान करते हैं। आपका दे रखा है XeO3, इसमें आपको सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालनी आनी चाहिए, समझ गए? चलिए XeO3 का मतलब क्या हुआ, इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लगा दिए मैंने, 2 लगा दिए,
4 हो गए, कैसा आ गया, sp3 आ गया। XiO3 की आप देखना शेप देखना क्या होती है। अब देखो यहां पर 3 है 4 है, इसका मतलब 3 तो आपके क्या आएंगे, इसमें बॉन्ड पेयर आएंगे और एक आपका क्या आएगा दोस्तों, लोन पेयर आएगा। चलिए 3 तो क्या आ गए, बॉन्ड पेयर आ गए, एक क्या आ गया आपका, लोन पेयर आ गया। क्योंकि अपने को क्या निकालना है, n का मान 4 लेना है। तो देखना इधर XE एक आपका क्या, लोन पेयर, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल आपका कैसा होगा दोस्तों, दिया गया मॉलिक्यूल आपका होगा पोलर, क्योंकि डाइपोल मोमेंट आएगा। चलिए इसमें देखना XeO2F4, n का मान देखना 8, समझ गए। F का मान कितना है 4, 2, 12/2, 6, क्या लगाया sp3d2। इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री आप देखोगे, इसकी शेप देखना sp3d2, समझ गए मेरी बात को। तो क्या लिखोगे, आपने देखा ऑक्टाहेड्रल शेप ऐसी होती है। यहां पर क्या होगा आपका, जिनोन होगा। आई बात समझ में। तो आपके 4 फ्लोरीन एटम है वो यहां अरेंज है और 2 ऑक्सीजन एटम आपके यहां अरेंज है। तो इनके कारण डाइपोल मोमेंट 0, इनके कारण डाइपोल मोमेंट 0 और इनके कारण डाइपोल मोमेंट आपका 0। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल म्यू बराबर क्या आएगा, यहां पर आपका 0 आएगा दोस्तों। और ये दिया गया मॉलिक्यूल भी कैसा होगा आपका, सॉरी ये 0 आते ही कैसा हो जाएगा, नॉन पोलर। चलिए देखना XE6 मॉलिक्यूल आपको दे रखा है। अब मैं ऊपर वाले मिटा रहा हूं क्योंकि मेरे पास में स्पेस कम है। आप जब नोट करो तो वीडियो को पॉज करके कर लेना। चलिए दोस्तों देखना, अगला जो एग्जांपल आपको दे रखा है, तीसरा दे रखा है XeF6। देखिए तीसरा जो एग्जांपल दे रखा है XeF6, निकालोगे हाइब्रिडाइजेशन 8 + 6 n = 2, कितने हो जाएंगे। इसका मतलब यहां क्या आएगा, 7 आएगा। और जहां 7 आया इसका मतलब क्या कर दोगे, sp3d3 कर दिया। अब क्या करना है, 6 एटम आपको इस प्रकार अरेंज करने हैं ऑक्टाहेड्रल में। जो फ्लोरीन है इक्विटोरियल हो गए 4 तो, और 2 कैसे हो गए दोस्तों, एक्सियल हो गए। लेकिन एक आपका कैसा हो जाएगा, एक यहां पर आ जाएगा। इसका मतलब इस शेप को बोला जाता है डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये होगी डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल का मतलब यहां पर आपको पता है इनके कारण तो 0 आ जाएगा, लेकिन लोन पेयर के कारण यहां पर आपको पता है 0 नहीं आएगा, डाइपोल मोमेंट आएगा। तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा आपका, पोलर हो जाएगा। चलिए XeF तो अपन ने कर लिया। अगला देखना NH3 देखना। NH3 देखिए दोस्तों, NH3 की बात करते हैं अपन। NH3 जानते हो क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। इसका मतलब पायरामिडल होती है। अब देखना क्या होता है, नाइट्रोजन है, यहां आपके 3 क्या होंगे, हाइड्रोजन होते हैं। डाइपोल मोमेंट की दिशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और ये आपका हो गया। आई बात समझ में। तो देखो डाइपोल मोमेंट की दिशा एक ही ओर आ रही है। आई बात समझ में। चलिए डाइपोल मोमेंट की दिशा एक ही ओर आने पर क्या होगा दोस्तों, यहां पर आपका मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। निकाल लिया। NF3 में क्या कंडीशन होगी, NF3 में देखना यहां लोन पेयर है, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। अब यहां पर नाइट्रोजन की तुलना में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है। ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या करेंगे,
अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट की दिशा इस तरफ होगी और इस लोन पेयर की दिशा इस तरफ। इसका मतलब यहाँ भी डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ ये मॉलिक्यूल भी कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। अब देखो बहुत से एग्जाम में IIT में जो नीट है आपकी जी, उसमें खूब बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन यहीं से पूछा हुआ है कि आपको NH3 और NF3 है, इनमें से बताना होता है कि म्यू है वो किसका अधिक है, म्यू मैक्सिमम बताना है। अब कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा करते हैं कि वो क्या करते हैं, ऐसे ही हवा में तीर मारते हैं। देखा उन्होंने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है फ्लोरीन, और आंसर को टिक करके आ गए। जब बाहर आकर देखा और अपना आंसर मिलाया, तब आपकी आंखें खुली, तब पता लगा कि ये होगा आंसर। तो वो कैसे होगा देखना। दोनों की बनाओ आप स्ट्रक्चर, पिरामिडल शेप होती है, इधर भी आपकी पिरामिडल शेप होती है। चलिए तो देखो डाइपोल मोमेंट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और इधर देखना ऐसा कुछ दिख रहा है क्या आपको। अब यहां पर देखना डाइपोल मोमेंट एक की तरफ जा रहा है, और यहां देखना लोन पेयर के कारण तो इस तरफ लग रहा है, लेकिन फ्लोरीन एटम्स के कारण नीचे की ओर लग रहा है। इसका मतलब कुछ हद तक इसकी तुलना में क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसका आंसर क्या आया दोस्तों, NH3। इसका मतलब म्यू NH3 इज ग्रेटर देन म्यू NF3। NH3 की डाइपोल मोमेंट NF3 की तुलना में दोस्तों क्या होता है, ज्यादा होता है। SO3 की बात की थी अपन ने, पीछे एग्जाम्पल किया था और आपको पता था कैसा आया था। सराउंडिंग एटम होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, वो एक प्रकार के आइडेंटिकल मॉलिक्यूल की भांति व्यवहार करेंगे। तो ये मॉलिक्यूल कैसा आपका पोलर, ये मॉलिक्यूल कैसा आपका पोलर। इनमें पूछे तो ये बताना है, ये कैसा होगा आपका नॉन पोलर। अब देखना इधर दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन से कार्बन है, क्योंकि आपको पता है बॉन्ड की ओर क्या होता है, हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। समझ गए ना, ट्रिपल बॉन्ड है। आई बात समझ में। डाइपोल मोमेंट आपका कैसा हो गया, कैंसिल हो गया, क्या हो गया, नॉन पोलर। आई बात समझ में। चलिए ये sp3 कार्बन है और ये कार्बन कैसा है आपका sp है। अब आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp कार्बन की sp2 कार्बन की तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है। तो sp कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, डाइपोल मोमेंट की दिशा इधर इस तरफ है और इधर दिशा इस तरफ। आई बात समझ में। चलिए आगे एग्जांपल देखना, SeO3। SeO3 की बात करते हैं। SeO3 में क्या होगा आपको पता है, ये होता है आपका ऑक्सीजन फैमिली है, उसे कोरिलेट होता है एलिमेंट्स, उसी ग्रुप का एलिमेंट्स होता है। और वैलेंस शेल में ऑक्सीजन के पास भी जैसे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके पास में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ गए। n बराबर क्या लिखोगे, 6/2। आई बात समझ में। 3 हाइब्रिडाइजेशन sp2 बना दोगे, कैसा मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि सभी जो एटम्स हैं उनका इन्वायरमेंट क्या है दोस्तों, सेम है। तो क्या निकल के आएगा आपके पास में, मामला कर दोगे मेरी बात को। आई बात समझ में। तो कैसा मॉलिक्यूल, नॉन पोलर है। CCl4 की बात करेंगे, आपको पता है सराउंडिंग एटम सेम है, पोलर है। ये कैसा है, सॉरी ये नॉन पोलर है, क्योंकि आपको पता है सराउंडिंग एटम सेम है। ये भी कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। और ये अपने बता दिया ये कैसा है दोस्तों, नॉन पोलर। और ये मैंने बताया था साइक्लोहेक्सेन कैसा है, पोलर। चलिए ClF3 आप जानते हो हाइब्रिडाइजेशन से निकाला हो तो इसकी जो शेप आती है वो टी शेप आती है। टी शेप बोलते हो, टी शेप। आई बात समझ में। कैसी होती है, क्लोरीन, इसके साथ में 3 फ्लोरीन एटम जुड़े हुए होते हैं और यहाँ क्या होता है, लोन पेयर होता है। आई बात समझ में। चलिए तो क्या होगा, ClF3 कैसा मॉलिक्यूल होगा, पोलैरिटी आएगी तो कैसा है, पोलर।
बेंजीन की बात करेंगे, बेंजीन में क्या होता है, यहां पर प्रत्येक कार्बन परमाणु होता है, कार्बन 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 कार्बन, समझ गए। इसका मतलब यहां पर ये कैसा यौगिक है, नॉन पोलर है, पोलैरिटी नहीं आती है। इसके बाद में आपको दे रखा है नेप्थेलिन। नेप्थेलिन में क्या होती है, दो बेंजीन रिंग होती है, वो इसे आपस में एक फ्यूज कंपाउंड का निर्माण करती है। इसमें भी क्या होते हैं, कार्बन कार्बन एटम होते हैं, जिसके कारण ये मॉलिक्यूल भी कैसा होता है, नॉन पोलर होता है। फिर आपका डाइफेनिल आपको दे रखा है, जिसको आप बाइफेनिल भी कहते हो। और आप जानते हो एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, गोम्बरक अभिक्रिया, जिसमें आप क्या करते हो, बाइफेनिल का निर्माण करते हो। आई बात समझ में। तो यहां भी कार्बन कार्बन एटम है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल भी कैसा होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। चलिए दोस्तों, ये अपन ने आज बात की पोलर एंड नॉन पोलर की अभी तक। तो अब अपन आगे चलेंगे, इसी में कुछ क्वेश्चंस दे रखा हूं मैं आपको, कुछ प्रॉब्लम्स है, उनमें आपको बताना है, अरेंज करना है उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, और वो डाइपोल मोमेंट की में। चलिए क्वेश्चन लिखिए, अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डाइपोल मोमेंट। क्वेश्चन है, आपको अरेंज करना है, अरेंज द गिवन फॉलोइंग मॉलिक्यूल डिक्रीजिंग देयर डाइपोल मोमेंट। यानी दिए गए जो आपको मॉलिक्यूल है उनको आपको डाइपोल मोमेंट के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। चलिए मैं कुछ दे रहा हूं आपको, BF3 H2O NH3 और आपका NO3। पहला हो गया BF3 H2O NH3 और आपका NF3। दूसरा CH3Cl CH2Cl2 CHCl3 और आपका CCl4। आई बात समझ में। तीसरा, ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, CH3F CH3Cl CH3Br और आपका CH3I। वीडियो को पॉज कीजिए और इनके आंसर बताइए मेरे को। चलिए कर लिया दोस्तों। BF3 देखना, पहले वाला BF3 में क्या होता है, आपको पता है कि ये एक आइडेंटिकल मॉलिक्यूल होता है, इसका मतलब यहां डाइपोल मोमेंट क्या आता है, 0 आता है। H2O की बात करते हैं, H2O में क्या होंगे, 2 लोन पेयर होंगे, इसके कारण ऐसे और इसके कारण ऐसे, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट यहां क्या होगा, बढ़ेगा। NH3 और NF3 की बात की थी अपन ने, इसका मतलब इसका होता है। अब यहां पर आप अरेंज करोगे इनको, सबसे ज्यादा देखो 2 लोन पेयर के कारण इसमें आएगा तो B, फिर आपका इस वाले में आएगा C, फिर आपका, क्योंकि ये तो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है, फिर आपका D और फिर आपका A। चलिए फिर आपके देखो कुछ हेलोजन डेरिवेटिव्स कंपाउंड दे रखे हैं, ये दे रखा है मेथिल क्लोराइड, मैथिलीन डाइक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और ये आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये जितने भी कंपाउंड है दोस्तों, ये बनते हैं आपके मेथेन, जानते हो आप, उसका आपको करवाना है हेलोजनीकरण करवाना है। किसकी उपस्थिति में, हेलोजन की उपस्थिति में। और यहां आपने क्या कर रखा है, क्लोरीन एटम ले रखा है, तो ये एक प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। हेलोजन है उसका हटना, और ये होती है H, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहां पर क्या होगा, एक H और एक Cl हटेगा, क्या बन जाएगा, ये CH3Cl बन जाएगा, मेथिल क्लोराइड, इसको बोलते हैं मेथिलीन डाइक्लोराइड, ये क्लोरोफॉर्म होता है और ये CCl4 होता है। दिख रहा है आपको। चलिए देखना, यहां पर एक क्लोरीन के कारण आ रहा है डाइपोल मोमेंट,
यहाँ पर 2 क्लोरीन के कारण आ रहा है, यहाँ 3 क्लोरीन के कारण आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है 4 क्लोरीन के कारण आ रहा है। इसका मतलब यहाँ ऑर्डर क्या आएगा, ये आएगा। चलिए दोस्तों, ये एक प्रकार का चाहिए आप एक्सेप्शन मान लो। अब यहां पर जो डेल EN है उसका भी फैक्टर लगता है, यहाँ पर डायपोल मोमेंट का भी फैक्टर लगता है, यहाँ पर साइज का भी फैक्टर लगता है और यहाँ पर चार्ज सेपरेशन का फैक्टर लगता है। तो मैं केवल इतना सजेस्ट करूंगा आपको कि आपको इसका ऑर्डर याद रख लेना CH3Cl, क्योंकि कई बार एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन उठा के पूछ लिया जाता है। तो बस केवल आपको क्या करना है, इसका ऑर्डर याद कर लेना दोस्तों। इसका ऑर्डर ये होता है। आई बात समझ में? ये हो गए क्वेश्चन, नोट कीजिए इनको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखना अगला क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, ये आपका है 4 नंबर का। मैं आपको कुछ कंपाउंड दे रहा हूं। ये आपका हो गया ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ये आपका हो गया मेटानाइट्रोफिनोल और लास्ट में दे रहा हूं आपको पेरा नाइट्रोफिनोल। ऑर्थो, मेटा और आपका पेरा। वीडियो को पूछ कीजिए, इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए मेरे हिसाब से आपने ये निकाला इसका आंसर। ये क्या है आपका आंसर है रॉन्ग है, क्योंकि आपने इसे निकाल दिया होगा, बॉन्ड एंगल देख लिया और निकाल दिया। लेकिन दोस्तों यहां पर बॉन्ड एंगल का फैक्टर काम नहीं करेगा। यहां पर जो फैक्टर काम करेगा वो करेगा रेजोनेंस, अनुनाद। देखो यहां पर ये ऑर्थो पोजीशन पे है, ये मेटा पे है और ये क्या है पेरा पे। यहां पर क्या लग रहा है, इसका -I प्रभाव लग रहा है और इसका क्या लग रहा है -I प्रभाव लग रहा है। जब आप नाइट्रोबेंजीन की अनुनादी संरचना देखते हो तो क्या पाते हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में यहां कमी आती है, समझ गए, यहां कमी आती है और यहां कमी आती है। और फिनोल की देखते हो तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये नाइट्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है, इसका -I प्रभाव और -I प्रभाव है वो क्या हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है इस फिनोल की तुलना में। इसलिए यहां पर जो ऑर्डर निकल के आएगा वो ये होगा CBA। चलिए दोस्तों अब अपन बात करते हैं कुछ आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं, ज्यामिति समावेवी, उनमें डाइपोल मोमेंट की। देखिए दोस्तों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, उनमें डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे तो डाइपोल मोमेंट इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। चलिए ज्यामितीय समावेवी, जानते हो ज्यामितीय समावेवी कौन से होते हैं, मैंने आपको बता रहा है। यदि द्विबंधित कार्बन से समान समूह है, एक ही ओर जुड़े हुए हो तो क्या बोलोगे, उसको सिस बोलोगे, और विपरीत ओर जुड़े हो तो उसे क्या बोलोगे, ट्रांस बोलोगे दोस्तों। चलिए क्या करना है, यहां हाइड्रोजन हो, यहां कोई हाइड्रोजन हो, यहां Cl हो और यहां क्या हो Cl। देखना इस कार्बन और क्लोरीन में इस डाइपोल मोमेंट की दिशा इस तरफ और इधर इसमें डाइपोल मोमेंट की दिशा इस तरफ, और आपको पता है इधर इस तरफ और इधर आपकी इस तरफ। इसका मतलब यहां म्यू जो सिस है, डाइपोल मोमेंट है, बताओ वो क्या होगा, 0 होगा क्या, 0 नहीं होगा। समझ गए मेरी बात को, क्योंकि डाइपोल मोमेंट यहां पर क्या होगा, बढ़ेगा। और ध्यान रखना जहां भी आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स लिखो वहां पर एक ही कार्बन पर 2 समान समूह है कभी भी उपस्थित नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होंगे। उसकी कंडीशन है
कि एक ही कार्बन पर दो समान समूह है उपस्थित नहीं होने चाहिए, विपरीत समूह होने चाहिए, असमान समूह होने चाहिए। चलिए अपन बात करते हैं इसमें। देखना दोस्तों, इस डाइपोल मोमेंट की दिशा इस तरफ और इस डाइपोल मोमेंट की दिशा इस तरफ। इधर क्या, इसकी दिशा इस तरफ और इधर क्या होगा, इस वाले की दिशा इस तरफ। बताओ कैंसिल आउट कर रहे हैं क्या? तो म्यू बराबर क्या लिख दोगे आप? ट्रांस बराबर क्या आएगा? 0 आएगा। तो यहां पर जो डाइपोल मोमेंट आएगा, बताओ वो किसका आएगा? यहां पर जो डाइपोल मोमेंट है वो म्यू सिस का ज्यादा आएगा ट्रांस की तुलना में। लेकिन ये बात रोजाना सत्य नहीं होती है। अब ध्यान रखना, आपके ट्रांस वाले तो कौन से होते हैं और सिस वाले कौन से होते हैं। यदि मैं दोस्तों ऐसे डांस करूंगा, ऐसे नाचूंगा, तो इसका मतलब क्या है? वो आपका सिस है। और यदि मैं ऐसे नाचूंगा, ऐसे डांस करूंगा, तो वो आपका क्या है दोस्तों? ट्रांस है। तो इस प्रकार आपको डांस करना है और देखना है ट्रांस है या सिस है। तो देखिए दोस्तों, अब यदि मान लो आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगाना आ गया, तो वहां आप क्या करने लग जाओगे दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगाना आ गया तो वहां ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं ना, उनमें भी डाइपोल मोमेंट निकालना सीख जाओगे। देखिए दोस्तों, करते हैं अपन। अभी मैंने यहां पर बताया आपको म्यूसिस का ज्यादा होता है, लेकिन अभी आपका दिमाग घूमेगा। वो कैसे? देखिए, ये कौन सा हो गया? दो समान समूह एक तरफ आ गए, ये आपका हो गया सिस। इसी का बनाया मैंने क्या? ट्रांस। आई बात समझ में? चलिए, और दो समान समूह एक दूसरे के विपरीत दिशा में, मतलब ऐसे डांस कर रहे हैं। आई बात समझ में? और इधर कैसे कर रहे हैं? ऐसे डांस कर रहे हैं। देखना दोस्तों, हाँ, यहां पर आपको पता है CH3 का क्या होता है प्रभाव? प्लस आई प्रभाव होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। ये मैं बताऊंगा आपको, GOC पढ़ाऊंगा जहां, लेकिन आपको बेसिक केमिस्ट्री आती होगी कितनी, तो इधर लग रहा है। और इसका क्या हो रहा है दोस्तों? क्लोरीन, इसका क्या है? माइनस आई लग रहा है। आई बात समझ में? तो देखो, राइट, इसमें देखना इधर लग रहा है और इसमें इसका प्लस आई लग रहा है और इसका क्या लग रहा है? माइनस आई लग रहा है। इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो डाइपोल मोमेंट की दिशा इस तरफ है। यहां पर थीटा कितना है? 0 डिग्री। बॉन्ड एंगल, डाइपोल मोमेंट की दिशा इस ओर है। तो बताओ क्या निकाला आपने निष्कर्ष? म्यू जो ट्रांस होगा उसका डाइपोल मोमेंट क्या आएगा दोस्तों? इस सिस वाले की तुलना में ज्यादा आएगा। चलिए, अब अपन बात करते हैं, कुछ ओपन बुक कंपाउंड्स होते हैं जिनकी शेप है वो एक खुली किताब के समान होती है। लाइक एज आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, H2O2 मॉलिक्यूल होता है, उसकी जो आकृति होती है वो एक खुली किताब के समान होती है। देखना दोस्तों, अब करते हैं अपन बात जो ओपन बुक शेप कंपाउंड होते हैं। ओपन बुक शेप कंपाउंड होते हैं, उनकी बात करेंगे। ओपन बुक का मतलब क्या हुआ? जैसे आपका H2O2, इसके अलावा यहां कोई OH समूह लगा हुआ हो 1,4 पोजीशन पे, यहां आपका कोई लगा हुआ हो SH समूह है, यहां कोई आपका लगा हुआ हो SR समूह है। समझ गए? चलिए, और ऐसे हो कोई आपका H2Cl2। अब देखो, इस मॉलिक्यूल को मैंने ओपन बुक शेप कैसे बोला? चलो इनमें बताओ, देखिए निकाल के एक बार में आप कर दोगे, मेरे को पता है। और आप क्या निकाल दोगे? म्यू बराबर क्या निकाल दोगे? 0 निकाल दोगे। मैं इसको रॉन्ग कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? देखना इधर,
सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि ये ओपन बुक शेप होती क्या है। जैसे आपकी कोई ये बुक होती है, समझ गए दोस्तों, ये आपकी कोई बुक है और इस बुक के आपके क्या है, ये पेज। आई बात समझ में? लाइक एज मानो की बुक है ये, इसमें यहां पर क्या लिखी हुई है, कुछ शब्दकोश लिखे हुए है, कोई ना। यहां पर क्या होता है, आपका हाइड्रोजन होता है, यहां ऑक्सीजन होता है, यहां आपका ऑक्सीजन होता है और यहां आपका क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो बताओ ये खुली किताब के समान संरचना हुई या नहीं हुई? हो गई दोस्तों। चलिए अब देखना इनमें क्या होगा, HOOH, दिशा इस तरफ, दिशा इस तरफ, यहां क्या होगा, लोन पेयर, यहां क्या होगा, लोन पेयर, यहां क्या होगा, लोन पेयर, लोन पेयर। आ रही है बात? एटम टू लोन पेयर, एटम टू लोन पेयर, एटम टू लोन पेयर, एटम टू लोन पेयर। लोन पेयर आ गया, इसका मतलब यहां पर म्यू बराबर 0 नहीं होगा। तो इस प्रकार के मॉलिक्यूल में ध्यान रखना, म्यू का मान कभी भी 0 नहीं होता है। समझ गए? चलिए दोस्तों, तो ये सब ओपन बुक शेप कंपाउंड होते हैं। इसको भी आप इसे ओपन करके लिखोगे तो ये OH हो गया और ये आपका क्या हो गया, OH हो गया। यहाँ लोन पेयर है आपका, यहाँ लोन पेयर है आपका, और ये भी इसके लिए म्यू का मान क्या होगा, इन सब के लिए 0 नहीं होगा। चलिए अपन बात करते हैं कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उनमें बात करेंगे अपन। जैसे तो यहां लिख रहा हूं डाइपोल मोमेंट इन सम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। डाइपोल मोमेंट की बात कर रहा हूं मैं, कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं मेरे को और उनमें कैसे निकालना है। तो देखना दोस्तों, एक मेरे को दे रखा है कोई ऐसा कंपाउंड, इसको आप जानते हो, इसको बोला जाता है पाइरोल। और एक कंपाउंड कोई ऐसा दे रखा है मेरे को, यहां नाइट्रोजन एटम है। चलिए आपको बताना है इनमें से डाइपोल मोमेंट किसका मैक्सिमम है, किसका ज्यादा है। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर का जवाब दीजिए। देखना दोस्तों, ये आपको दिख रहा है लोन पेयर, ये कैसा लोन पेयर दिख रहा है आपको, डीलोकेलाइज्ड दिख रहा है, विस्थानीकृत दिख रहा है, और ये कैसा दिख रहा है, लोकेलाइज्ड। अब कई तो क्या करेंगे, इसमें रेजोनेंस करवा देंगे, अनुनाद करवा देंगे। अरे मानू बाओ, यहां पर आपको पाई बॉन्ड दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, तो बताओ पहले से पाई बॉन्ड है, तो बताओ रेजोनेंस कैसे करेगा, होगा क्या अनुनाद? नहीं होगा। आई बात समझ में? और अपन कई बार बात करते हैं ना एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं, देखना इधर, कई यार दोस्त क्या करेंगे, यहां पर 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्या कर दोगे, एरोमेटिक नहीं करोगे। अरे ये पहले से क्या है, एरोमेटिक है, इसकी एरोमेटिसिटी आपको खत्म नहीं करनी है दोस्तों। तो ये पाइरोल है आपका, और इसमें केवल लोकेलाइज्ड है और इसमें क्या है, डीलोकेलाइज्ड है। समझ गए ना? ये कैसा है, अनहाइब्रिड है, और ये कैसा है, हाइब्रिड है। ये रेजोनेंस में भाग ले रहा है, ये क्या है आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसके कारण इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, मतलब बढ़ जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये दोस्तों अपन ने आज बात की डाइपोल मोमेंट के। शायद मेरे हिसाब से डाइपोल मोमेंट है, इसका कोई क्वेश्चन नहीं बचता है। आप देख लेना, फिर एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, उनमें भी क्या होता है, डाइपोल मोमेंट आता है। एक आप जानते हो एजुलिन होता है आपका, एजुलिन, एजुलिन भी कैसा होता है, उसमें भी क्या आता है दोस्तों, डाइपोल मोमेंट आता है। समझ गए? तो ये अपन ने डाइपोल मोमेंट पढ़ा। डाइपोल मोमेंट का शायद मेरे हिसाब से अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो यहां से किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बाहर जाएगा, चाहे आप नीचे से लेकर चाहे ऊपर तक के लेवल की बात कर लो। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने यार दोस्तों में इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और प्लीज
कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए कि आपको जो लोनिया केमिस्ट्री क्लासेस की तरफ से जो भी मैटर अवेलेबल करवाया जा रहा है वो दोस्तों कैसा लगता है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप वहां भी जाके टेलीग्राम से डायरेक्ट जुड़ सकते हो, क्योंकि वहां पर हमारे द्वारा विभिन्न प्रकार की पीडीएफ फाइल्स है, विभिन्न प्रकार की डीपीपी है, प्रॉब्लम्स है, वो रोज अवेलेबल करवाई जाती है। थैंक यू दोस्तों, गुड नाइट।